हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 जो इसका नाम है सोशल मूवमेंट्स। इसके चारों यूनिट्स के पहले के जितने भी यूनिट्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा CNI का यानी कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट यूनिट होने वाला है, जिसको आज हम फिनिश कर लेंगे। इसके अंदर हमें 2-3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा लेसन नंबर 14, 15, 16 हमें मिलेंगे इसमें, द ट्राइब्स एंड पीजेंट्स। तो बेसिकली इसमें हम ट्राइब्स के मूवमेंट्स के बारे में, पीजेंट्स के मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कोलोनियलिज्म जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे उसके टाइम पर जो है क्या मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्कर्स एंड वेमेन मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है क्योंकि उस टाइम पर विमेन की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। आज भी थोड़ी सी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, बट उस टाइम पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ही जो थी ख़राब थी, और उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है हेल्प की इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ हम वर्कर्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे क्या क्या लॉज पास हुए थे वर्कर्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी एंटी कास्ट मूवमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कास्ट जो है वो कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा परचम पे था उस टाइम पे, क्योंकि लोग जो है कास्ट को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे कि मतलब जो भी अगर कास्ट के अगेंस्ट बोलता था उसको कहीं ना कहीं जो है प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था, उसको धर्म के अगेंस्ट बोलने वाला माना जाता था। इसलिए कास्ट के अगेंस्ट बहुत सारे उस टाइम पे मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च हुए, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसका अपोज किया। उसमें आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बाद आपको वो बाद में आए थे 20th सेंचुरी में। उससे पहले भी आपको राजा राम मोहन रॉय से लेके ज्योतिबा फूले से लेकर बहुत सारे जो लोग हैं आपको एंटी कास्ट मूवमेंट में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा, और इसी के साथ आपका कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, तीनों यूनिट हम डिस्कस कर लेंगे। इसके 3 अलग-अलग पार्ट में अपलोड करूँगी। एक-एक पार्ट में एक-एक लेसन जो है मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगी। तो अभी शुरुआत करते हैं हमारा पहला चैप्टर ऑफ दिस यूनिट नंबर 5। उसको हम शुरुआत करते हैं, उसको हम एक वीडियो में ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगी 1 आवर के अंदर। उसके बाद हम सेकंड यूनिट डिस्कस करेंगे और फिर हमारा डायरेक्टली थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो इस चैप्टर के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ट्राइबल मूवमेंट्स को हम 2 फेजेस में बांट देते हैं। ठीक है, एक हम बांट देते हैं फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट और एक हम बांट देते हैं सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट। दोनों क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्राइबल मूवमेंट्स को हमने बांट दिया, उसके बाद हमने पीजेंट मूवमेंट्स को बांट दिया। तो पीजेंट मूवमेंट्स हम एक ही मूवमेंट में पढ़ेंगे। हम ब्रिटिशर्स के पीरियड में जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं उनको कलेक्टिवली पढ़ लेंगे। तो ट्राइबल्स और पीजेंट्स दोनों अलग अलग कैटेगरी है, आपको पता है बहुत अच्छे से। ट्राइबल्स कौन होते हैं? ट्राइबल्स जो है कंसिडर किए जाते हैं द एब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि ट्राइबल्स ऐसे लोग होते हैं, अक्सर ऐसा माना जाता है दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द रेशियल इम्प्योरिटी। ठीक है, रेशियल इम्प्योरिटी क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक पर्सन जो है एक कास्ट से या एक रेस से दूसरे रेस से शादी करता है, एक्सोगैमी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है रेशियल इम्प्योरिटी, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे डिफरेंट रेसेस के आ जाते हैं। बट ऐसा माना जाता है कि इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई है ट्राइबल्स के बारे में। आप अगर सोशियोलॉजी में पढ़ोगे MS ब्रूरिया ने अलग थ्योरी दी है, अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिलती है। इनको बेसिकली लेकिन कंसिडर किया जाता है एब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब ये जो है ये अफेक्टेड नहीं है बाय रेशियल इम्प्योरिटी। और ये इंडिया का जो मतलब जो हमारा इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो आपको देखने को मिलता है द्राविडियंस। ठीक है, और बताया जाता है कि जो आर्यंस आए थे और जो द्राविडियंस यहाँ पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जो जो एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स इनको माना जाता है, मतलब जब बाहर से जो आर्यंस आए थे उसके पहले ही जो है ये मौजूद थे यहाँ पर। जो ओरिजिनल हमारा मतलब यानी जो ओरिजिनली जो प्रेजेंट थे ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, जो ऑलरेडी रहते थे, वो लोग जो है वो ट्राइबल कहलाते हैं। और वो लोग जो है कहीं ना कहीं जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं टूवर्ड्स दी ट्राइबल एरियाज। जैसे कि मतलब आप देखोगे उनके लिए अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि कुछ पार्ट ऑफ झारखंड जहाँ फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, नेचर से क्लोज रहना पसंद करते हैं, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड विद द डेली लाइफस्टाइल वाला थिंग जो हम आज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम जिस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से नहीं रहते, वो बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में रहते हैं विद द नेचर। ठीक है, अल्दो बाद में जा जाकर क्या हुआ है कि ट्राइबल्स का जो है धीरे धीरे इंटीग्रेशन भी हुआ है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। बहुत सारे ट्राइबल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हमको देखने को मिलता है कि ट्राइबल्स धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आते हैं
और उनके साथ साथ जो है वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टेकअप करते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कैबिनेट असेंबली में भी आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट मेंबर के तौर पे भी ट्राइबल मेंबर्स थे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आज गवर्नमेंट सर्विसेज में भी कहीं कहीं पर बहुत सारी जगह ट्राइबल मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल वुड बी टू गिव द एग्जांपल ऑफ आवर प्रेसिडेंट। ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो आप बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि ट्राइबल मेंबर का। तो बेसिकली ट्राइबल्स जो होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है, वो लोग जो है फॉरेस्ट में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। बट क्या होता है कि धीरे धीरे उनका जो है इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी होने लग गया था रिसेंट सेंचुरी में, और उसके लिए ब्रिटिशर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से वैसा हुआ, और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ट्राइबल के मूवमेंट्स क्या थे और उनकी डिमांड क्या थी। और ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद उनकी डिमांड खत्म हो गई है, आज भी इनकी जो है मूवमेंट्स चल रहे हैं और आज भी इनकी डिमांड जो है वो चल रही है। अब पीजेंट्स क्या होते हैं? पीजेंट्स जो है बेसिकली उन फार्मर्स को रेफर किया जाता है आइदर उनके पास लैंड नहीं रहता या फिर उनके पास बहुत कम लैंड रहता है। ठीक है, जो मतलब खुद के लैंड पे काम नहीं करते, दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, या तो वो पीजेंट्स कहलाते हैं, या फिर खुद के पास लैंड है लेकिन बहुत कम लैंड है, इसलिए वो खुद के लैंड पे काम करने के अलावा दूसरों के लैंड पे भी काम करते हैं, उन्हें हम पीजेंट्स कहते हैं। तो पीजेंट्स बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, आज भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, 200-300 साल पहले भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे। बिकॉज अनलाइक वेल्दी फार्मर, जो वेल्दी फार्मर्स होते हैं, जो लोग हर तरीके की चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन जो पीजेंट्स रहते हैं वो हमेशा अफेक्टेड रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द एडवांटेज विच इज़ मेंट फॉर देम। उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है वो उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। तो शुरुआत करते हैं इसके पूरे चैप्टर के स्ट्रक्चर के साथ, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, आपको ये पता होगा कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसमें अलग-अलग लोगों ने जो है अपनी भागीदारी निभाई थी। चाहे वो विमेन क्यों ना हो, चाहे वो ट्राइबल्स क्यों ना हो, पीजेंट्स क्यों ना हो, फार्मर्स क्यों ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स क्यों ना हो, ठीक है। तो हर तरीके के लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपनी भागीदारी निभाई थी इन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। इनफैक्ट सिपॉइज ने भी और रिलीजियस पीपल ने भी जो है निभाई थी। तो देखने को मिलता है हमें कि साथ ही साथ जो हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्राइबल्स ने भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब बात करते हैं कि ट्राइबल्स हमें कहाँ मिलते हैं। तो ट्राइबल्स जो है ना, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अलग अलग तरह जगह पर स्कैटर्ड रहते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, कभी भी सिंगुलरली इंडिविजुअली नहीं रहते, वो लोग ऑफकोर्स ग्रुप में रहते हैं, उनका एक क्लैन रहता है, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उनके क्लैन में वो लोग बहुत इक्वली रहते हैं, ठीक है। और अगर हम मोस्टली बात करें कि वो कहाँ रहते हैं, तो हम देख सकते हैं वो आसाम में रहते हैं, बंगाल में। ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? देखिए, बंगाल यहाँ पर दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हो ये हम ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंसेस। तो आज के टाइम पे जो हमारा सेंट्रल प्रोविंसेस में मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आता है, झारखंड वाला हिस्सा आता है, ठीक है। और जो अनेक्सेशन हुआ था अभी, जैसे कि आपको पता है झारखंड का जो स्टेट बना था, तो राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश और गोदावरी बेसिन में वो लोग रहते हैं, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन का बहुत कम हिस्सा है ट्राइबल पॉपुलेशन, करीबन 8% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसलिए कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है हर जगह पे, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन भी जो है वो क्रिएट किए गए हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने जो है, बिकॉज आपको पता होगा जब इंडिया में स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए, एज फार एज मतलब 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने जो है करीबन करीबन 50 to 60 ईयर्स, या फिर आप 70 ईयर्स कह दो, उन्होंने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया इन ट्राइबल्स इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के कल्चर को समझ रहे थे, बिकॉज ये कल्चर उनके लिए बहुत न्यू था। उनके पास इस तरीके के डिस्टिंग्विश ग्रुप नहीं रहते थे, ना उनके पास ट्राइबल्स हुआ करते थे, ना उनके पास जो है जिस तरीके से अनटचेबल्स की कैटेगरी जो बना के रखी थी वो नहीं हुआ करती थी। तो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो उस टाइम पर उन्होंने कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस उनकी इकोनॉमी में नहीं किया। लेकिन आपको पता है ना कि जब इंडिया के अंदर जो है 1854 के अंदर फर्स्ट टाइम रेलवे जो है, रेलवे ट्रेन चलती है, और 1850s के अंदर जो है रेलवे का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो 1854 के अंदर जब इंट्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी बहुत सारे वुड की, यानी टिम्बर की, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर आपको जो है किससे बनाओगे आप रेलवे ट्रैक्स, आपको किससे बनाना पड़ेगा उस टाइम पे। तो ऑफकोर्स ही बात है, आज के टाइम पे आप रेलवे ट्रैक्स देखते हो किससे बने हुए होते हैं,
आयरन से बने हुए होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे थे उसके लिए टिम्बर की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ रही थी टिम्बर की, और टिम्बर उसके अलावा साल और अलग अलग तरीके की जो है वुड की ज़रूरत पड़ रही थी। अब जब वुड की ज़रूरत पड़ रही थी तो ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ी। अब फॉरेस्ट में ऑलरेडी कौन रह रहा था, ट्राइबल्स लोग रह रहे थे। तो उनको क्या करना पड़ा, फिर धीरे धीरे उनको लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़े, ताकि जो चीज़ वो लोग यूज़ करना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स जो यूज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है और ट्राइबल्स यूज़ ना करें। इसलिए उनको इंट्रोडक्शन करना पड़ा बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉज का। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा इंटायर चैप्टर वही होने वाला है कि क्या क्या ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, जब फॉरेस्ट लॉज की हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट लॉज से क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स का मैंने आपको बताया मेन एरिया फॉरेस्ट होता है। तो जब फॉरेस्ट लॉज का इंट्रोडक्शन होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ट्राइबल्स लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एंड दे विल ऑल्सो मतलब रिजेंट भी करेंगे, अपोज भी करेंगे, लेकिन फिर भी उनको सप्रेस किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, हम समझते हैं कि ट्राइब्स जो होते हैं भले ही वो पूरी तरीके से आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम दी कास्ट सिस्टम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइब्स रहते हैं वो लोग कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। वो लोग जो होते हैं दे आर वेरी बेसिक पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर फूड गैदरर्स, दे आर हंटर्स। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं ऑन दी लाइक, जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो अर्लियर फूड गैदरर्स होते थे, नोमैडिक हर्टर्स होते थे, उस तरीके का काम जो है ट्राइबल्स का होता है। ठीक है, और बेसिकली वहाँ पर जो है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो लोग दूसरे प्रोफेशन के अंदर जो है बढ़ने लग गए। वो हम समझेंगे कैसे होता है, बिकॉज ट्राइबल्स जो है धीरे धीरे किस तरीके में शिफ्ट होने लग गए थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लग गए थे, मतलब एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करने लग गए थे। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए थे। ठीक है, और कहीं कहीं पर कूलीज भी बन रहे थे। तो अलग अलग तरीके से जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में धीरे धीरे इनकलकेट होते जा रहे थे। ठीक है, और इसका कारण ये भी था क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपने कमर्शलाइजेशन प्रोसेस के लिए, कमर्शलाइजेशन प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है कमर्शलाइज कर दिया जाता है। फूड क्रॉप्स जो होते हैं आपको नहीं उगाने हैं, आपको वो क्रॉप्स उगाने हैं जिसको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स, जिसके बदले में आपको जो है कैश मिल सके। तो इसे हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन शुरू किया और साथ साथ उनको लैंड की ज़रूरत पड़ रही थी, तब उस टाइम पे उन्होंने पता है क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की। अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पर आपने समझा होगा संथाल्स के रिवॉल्ट के बारे में। वहाँ पर क्या होता है ना कि मनी लेंडर्स जो होते हैं, मनी लेंडर्स यानी जो इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, बिकॉज पहले मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम हुआ करता था, देवर नो एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी का कोई सिस्टम नहीं था, देवर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। तो ब्रिटिशर्स जो है ना कहीं लोगों को पे करते थे, और उनको कहते थे कि आप जो है ना कहीं जो ये संथाल्स हैं इनको भगा दीजिए और उनका लैंड जो है ना आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होने लग गई थी ब्रिटिश एरा के अंदर, और उसके कारण जो है संथाल्स जो है वो रिवॉल्ट भी करने लग गए थे। ठीक है, और क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं, बिकॉज उनका जिसके आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाएगा और आपके घर को तोड़ देगा तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, तो आप क्या हो जाओगे, वॉयलेंट हो जाओगे। तो सिमिलरली जो संथाल्स होते हैं, जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होती है, उनके लिए फॉरेस्ट उनका घर होता है। और अगर कोई भी फॉरेनर आके, फॉरेनर मतलब कोई भी इंसान जो कि फॉरेस्ट से बिलोंग नहीं करता है, वो आता है और उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है और उनके घरों को तोड़ देता है, तो बेसिकली दे विल ऑल्सो गेट वॉयलेंट। इसलिए उनका स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है इन नेचर। अब सरकार जो है, मतलब सुमित सरकार की जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिलिटेंट आउटब्रेक्स होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही करती है। ठीक है, मिलिटेंट आउटब्रेक्स मतलब सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अंदर जो डर पैदा करने का काम था कि वॉयलेंटली उनको डराना। ठीक है, भले ही यूज़ ऑफ भले ही बहुत सारे तरीके से लाइक पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स बोल दीजिए, या फिर उनको मारना, ठीक है, उनका मर्डर करना, तो ये सब चीज़ें जो है ये सब जो है ये ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती हैं। ठीक है, बाकी कम्युनिटीज़ इतना नहीं कर पाती। द रीज़न बीइंग क्योंकि बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा सा पीसफुली रिवॉल्व करती है एज कम्पेयर टू ट्राइबल कम्युनिटीज़।
देखिए, एक और बात बहुत समझने वाली ये है कि ब्रिटिशर्स का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले ही समझाया था इसके पहले पिछले वीडियोस में कि इंडिया जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती थी। इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। इंडिया में जो लैंड था विलेजेस में, वो कलेक्टिवली ओन किया जाता था, ठीक है। एक फैमिली एक लैंड को ओन कर रही है, उसमें ये नहीं होता था कि बाप का कितना हिस्सा है, बेटे का कितना हिस्सा है, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ करता था। बट ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बहुत यूनिक लगी, क्योंकि उनके पास जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और वही कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो ना केवल इससे पीजेंट्स अफेक्ट हुए, बल्कि इससे जो है साथ साथ ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़, जैसे कि कुनकंती का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि छोटा नागपुर में रहती है, वो एक तरीके से कलेक्टिवली लैंड ओन करती है। मतलब उनकी पूरी कम्युनिटी जो है वो एक लैंड को ओन करती है, एक फॉरेस्ट लैंड को ओन करती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या आइडिया लाया कि नहीं, आप क्या करोगे, एक तरीके का प्रॉपर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करोगे और उसमें रेवेन्यू भी आप पे करोगे। तो इस तरीके का जो लॉज जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, इससे कहीं ना कहीं ट्राइबल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गया, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि 1854 ऑनवर्ड्स जो टिम्बर की रिक्वायरमेंट थी, तो उससे क्या होने लग गया कि 1867 में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया मतलब रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी ऐड कर दी। मतलब वहाँ पर कोई भी तरीके की इलीगल पोचिंग, मतलब कोई भी ट्राइबल उसमें एंट्री नहीं ले सकता। और वहाँ पर कुछ तरीके के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया गया कि वहाँ पर कोई भी तरीके की इलीगल हंटिंग या फिर वहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर ये भी कोशिश की गई कि जो फॉरेस्ट है उसको कमर्शलाइज किया जाए, ठीक है। तो फॉरेस्ट को कमर्शलाइज करने का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट को जो है रिवेन्यू पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। जैसे कि बहुत सारी रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट में आपको मिल जाती है, जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। तो वो सारी रिसोर्सेज जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हमारे इंडिया में रिसोर्सेज के लिए आए थे, तो वो रिसोर्सेज को वो चाहते थे कि वो यूज़ करें और उसको बेचें और उसका रिवेन्यू अर्न करें, ना कि जो ट्राइबल्स है वो उस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं टेंशन जो है इमर्ज होकर आता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट्स के अलावा कुछ इंटरनल रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू हो गए थे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। क्योंकि देखिए क्या होता है, ट्राइबल्स के अंदर यूजुअली ऐसा माना जाता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट गॉड्स। वो लोग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, रिलीजन को अलग तरीके से मानते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर। वो कोई भी तरीके से रिलीजन को नहीं कनेक्टेड होते हैं। बट होता क्या है ना कि लेटर पार्ट में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, तब वो लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट होने लग जाते हैं। कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, फोर्सफुली ही भले ही, लेकिन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जैसे कि आप देखोगे कि 1855 में संथाल रिबेलियन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं खेड़वाड़ और सपाहर। तो खेड़वाड़ और सपाहर का जो एक मूवमेंट होता है 1870s में, जिसमें वो बताते हैं मोनोथिज्म की बात करते हैं, मतलब एक एक गॉड है, ठीक है। तो एक गॉड की जो है वो बात करते हैं यहाँ पर। और साथ साथ मतलब आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग अंदर भी अपना सोशल रिफॉर्म भी चालू कर रहे हैं और जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों चीज़ें जो है साथ में चल रही है। तो आपको इसके लिए पढ़ना है तो आप सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया वाली बुक पढ़ सकते हो। तो देखिए कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि आपको उनके नाम याद करना पड़ेगा, वो कौन से ईयर में हुए थे, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा हुए थे, वो आपको जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 1868 में नेगदा फॉरेस्ट की एक ट्राइब रहती है, वो पुलिस स्टेशन को अटैक कर देती है और चाहती है कि हम लोग जो है अपना खुद का धर्म राज जो है एस्टेब्लिश कर लें। देखिए अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़, देखिए जो ट्राइबल मूवमेंट्स है ना, वो सब लोग साथ में नहीं आ पाए। जैसे कि एक फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग जो है अपोज कर रहे हैं, दूसरे फॉरेस्ट वाले जो है अपोज कर रहे हैं, अलग अलग ईयर्स में कर रहे हैं। साथ में आकर एक कलेक्टिव मूवमेंट हमको नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे ना इंडिया के अंदर, आप देखोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, तो उसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वैसा आपको कलेक्टिव मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टाइम पे रिवॉल्ट कर रहे हैं। वैसे ही 1882 में कच्चा नागा जो है चच्चर के, वो लोग रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट द वाइट पीपल। और एक और चीज़ ये है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का मिथ, सुपरस्टिशन और या फिर सुपरनेचुरल पावर पे जो भरोसा है, वो जो है कहीं न कहीं होता है। और ये लोग कहीं न कहीं सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है, मतलब थोड़ी बहुत कहीं न कहीं सुपरस्टिशंस जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इसलिए जब वो लोग 1882 में कच्चा नागास अटैक करते हैं वाइट पीपल को, तो उनको ऐसा लगता है, उनका एक वर्कर रहता है वो बताता है शंभुदान
कि है ना क्या कहते हैं, आप लोगों के पास मैजिकल पावर है और आप लोगों को जो है बुलेट्स नहीं लगेगी। 1900 के अंदर फिर एक और जो है रिवॉल्ट होता है कोंडा डोरास के द्वारा। जब एक और ट्राइबमैन होता है कोरा मलाया, वो बताता है कि मैं पांडवा का इनकारनेशन हूँ, री इनकारनेशन हूँ, तो है ना क्या कहते हैं मैं ब्रिटिशर्स को भगा सकता हूँ। और इसमें जो होता है ना 4 से 5 हज़ार लोग आ जाते हैं रिवॉल्ट करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। उनमें से 11 लोगों को मार देते हैं, 60 लोगों को वो लोग जेल में बंद कर देते हैं, 2 लोगों को लटका देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रिवॉल्ट हो रहा था। तो 1879 से 1880 तक के कोंडा डोरा और कोया ट्राइबल्स, ये लोग सब आपको नाम याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये सब जो है ट्राइबल कैटेगरीज हैं। कोंडा डोरा एंड कोया ट्राइबल्स जो है उस टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे मनसबदार के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए क्या हो रहा था कि वहाँ पर लोगों को जो है टैक्स पे करने के लिए बोला जा रहा था, आप जो फॉरेस्ट में रह रहे हो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब मनसबदार जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था टैक्स पे कलेक्ट करने के लिए, तो जब मनसबदार ने कहा कि मैं टैक्स रेज कर दूंगा, तो उसके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट किया जा रहा था बाय दी कोंडा डोरा एंड कोया ट्राइबल्स। उसके बाद आपने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का, जो आपने नाम सुना होगा। रांची का जो रीजन है यानी झारखंड के अंदर, वहाँ पर आपको बिरसा मुंडा के अंदर एक मुरसा मुंडा उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर होते हैं जो कि रिवॉल्ट करते हैं। ठीक है, और वो रिवॉल्ट जो है उनकी मतलब उनका जो कम्युनिटी, उनका जो ट्राइब होता है, उनका नाम होता है उलगुलन। ठीक है, उलगुलन उनका नाम रहता है। तो जो मुंडा ट्राइब्स हैं वो क्या करती है, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि उनका जो नेचुरल सिस्टम था, कुनकंती का सिस्टम था। कुनकंती का सिस्टम मतलब ये कि कलेक्टिव लैंड ओनरशिप होती है, उसको ब्रिटिशर्स रिप्लेस कर रहे थे किससे, प्राइवेट प्रॉपर्टी से। और उनको कहा जा रहा था कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जागीरदार का उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, ठेकेदार का सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और साथ साथ मनी लेंडर्स आकर उनसे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी जिससे जो है वो परेशान हो गए थे। तो इसलिए बिरसा मुंडा जो है वो लीडर लीडर बनते हैं। और वो बिरसा मुंडा क्यों लीडर बनते हैं, बिकॉज वो अर्ली जब अपनी लाइफ में क्या होता है, अर्ली लाइफ में वो जब छोटे रहते हैं तो वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलती। और उनको जो है वो अपने लोगों को जो है इंस्पायर करते हैं कि आपको जो है खड़ा रहना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बाद में जाकर वो जो है एक नया रिलीजन, एक नया सेक्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और साथ साथ बहुत सारे तरीके के नए नए रूल्स लेकर आते हैं। ठीक है, और लोगों के अंदर बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना सुपरस्टिशियस, वहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो बिरसा की बहुत सारी आपको कहानियाँ वहाँ पर मिल जाती है। बिरसा को बताया जाता है कि वो हीलर है, मिरेकल मैन है, एक प्रीचर है। इस तरीके की कहानियाँ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ तक कि जो है लोग उनके पास आते थे अलग अलग जगह से और बोलते थे कि आप जो है हमें ठीक कर दोगे। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ उस टाइम पे चल रही थी। और साथ साथ जो है बहुत सारी जो है लोग उससे भी इंस्पायर हो गए, बिकॉज लोग जो है रिलीजियस से जो बिलीव्स होते हैं उससे बहुत जल्दी से इंस्पायर हो जाते हैं। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो रही थी, बिकॉज क्या होता है कि देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जो ट्राइबल्स थे उनसे ब्रिटिशर्स को ट्राइबल से क्या चाहिए था, उनको सरप्लस चाहिए था। तो सरप्लस जनरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते थे कि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस दे, और ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन ट्राइबल्स के पास क्योंकि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी होती थी, क्योंकि इसलिए उनके पास जो है न्यू न्यू तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिससे वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सके। इसलिए वो क्या करते थे, छोटा नागपुर में उन्होंने क्या किया, कुछ जो नॉन ट्राइबल पीजेंट्स थे, ठीक है, मतलब कुछ पीजेंट्स को उन्होंने, पीजेंट की जो कम्युनिटीज़ थी उनको फोर्स किया। उनको कहा कि आप जाकर जो पीजेंट्स का लैंड है ना उनको कैप्चर कर लीजिए, जैसे कैप्चर करना है कर लीजिए, और आप वहाँ पर कल्टीवेशन चालू कर दीजिए। तो उस तरीके से जो है जब उन्होंने जो है कैप्चर करना शुरुआत कर दी छोटा नागपुर में, तो इससे ट्राइबल्स का लैंड जो है वो अपने हाथों से वो लोग गंवाते जा रहे थे, और साथ साथ उनका डिसेंडमेंट बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और साथ साथ हम देखेंगे कि 1856 में जागीरदार जो है 600 बढ़ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब जागीरदार कौन थे, जागीरदार वो थे जो कि लैंडलॉर्ड की तरह काम करते थे और ट्राइबल से वसूलते थे टैक्स को। और यहाँ तक कि हमको देखने को मिलता है कि कुछ विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर पूरी तरीके से ट्राइबल्स ने अपना लैंड खो दिया था, और अब वो लेबरर्स बन चुके थे, अब उनको दूसरों के फील्ड पे काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो मतलब उनका जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, जो उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो लोग प्रैक्टिस करते थे, उससे अब उनको हटकर जो है फ्यूडल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाना पड़ रहा था, जिसके अंदर वो स्लेव बन के रह चुके थे। ठीक है, स्लेव बन के रह चुके थे। अब इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है उन्होंने रिवॉल्ट किया,
और इसमें जो है आपको प्रोमिनेंट लीडर बिरसा मुंडा की लीडरशिप के अंदर उन्होंने रिवॉल्ट किया। और आपको देखने को मिलता है कि बिरसा मुंडा को जो है फाइनली धीरे-धीरे तो सक्सेस हो रहा था, लेकिन बाद में जाकर जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 3 फरवरी 1900 को, और उनकी डेथ हो जाती है 9 जून 1900 को रांची के जेल में। 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इसलिए जो है कहीं न कहीं जो है बिरसा मुंडा को लोग आज भी याद करते हैं। अब हम बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स की। ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ट्राइबल मूवमेंट्स। अब हम बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स की। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पहली बार अगर इंडियन पीजेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे वो 1857 में ऐसा हुआ था। आपको पता है 1857 में इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें पीजेंट्स ने भी जो है भागीदारी निभाई थी अपनी, और उन्होंने इसलिए जो है साथ दिया था क्योंकि सब लोग, मैंने बताया था ना, जब 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस किया था तब हमने समझा था कि लोग अलग अलग रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में, ठीक है। तो उस वॉर में जो है पीजेंट्स ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया था। और आपको पता है ऑलरेडी 1793 से जो है शुरुआत हो गई थी, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। देखिए 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और वहाँ पर टैक्सेस है ना इतने ज़्यादा हाई इम्पोज किए जाते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मकरवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि रेतवारी सेटलमेंट का सिस्टम 1820s के अंदर, ठीक है, 1822 के अंदर। तो अलग अलग लॉज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे पीजेंट्स भी, इसलिए 1857 के अंदर सब लोग जो है पीजेंट्स जितने भी है वो सब रिवॉल्ट करने के लिए उतर जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब हम बात करते हैं कि फार्मर्स जो थे, मतलब फार्मर्स का हो या पीजेंट्स का हो, वो दो तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे इंडिया में। एक तो मैंने आपको बताया था, आपने लगान मूवी अगर देखी होगी आमिर खान की, आपको पता होगा कि किस तरीके से मतलब जो ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा इंडियंस, सोचिए इंडियंस बोलते हैं ना कि गोरों ने तो मतलब क्या कहते हैं किया ही, हमें अत्याचार किया है, लेकिन हमारे खुद के भाई, हमारे खुद के इंडियंस भी हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब जमींदार जो जागीरदार जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे? बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं टैक्स वसूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और जब उनको टैक्स नहीं मिलता तो कहीं तो वो वॉयलेंट तरीकों से भी टैक्स को वसूलना चाहते थे ताकि वो डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि देखिए जब इंसान जो है, जब तक कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती जब तक बहुत प्यार से रहता है, लेकिन अगर एक बार स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आने लग गई तो फिर वो खुद का ही सोचेगा। तो वो चाहते थे कि हमारी डोमिनेंट पोजीशन बनी रहे, और इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है अपने जो फार्मर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वसूलते थे। एक और चीज़ आपको जो देखने को मिलती है वो ये है कि 1929 ऑनवर्ड्स बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और इसके साथ किसान सभा का जो मूवमेंट है वो बिहार में शुरू हो जाता है। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा लेट बात है 20th सेंचुरी की, लेकिन करीबन 30 40 50 साल और 1793 के कंपैरिजन में आप देखें तो 50 100 सालों तक के जो पीजेंट्स थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सहा था, ठीक है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जमींदार्स के अगेंस्ट भी जो है उनको लड़ना था, और साथ साथ उनको लड़ना था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। उसके पहले भी फार्मर मूवमेंट शुरू हो गए थे 1907 में। आपको देखने को मिलेगा सरदार अल सिंह के अंदर हमको देखने को मिलता है कि 1907 के अंदर ही जो है मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो उसके साथ साथ पीजेंट मूवमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने यहाँ पर आकर जो सबसे पहले चंपारण में जो मूवमेंट किया वो पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। खेड़ा में जो मूवमेंट किया वो क्या था? पीजेंट मूवमेंट था। तो बेसिकली साथ साथ में फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ पीजेंट मूवमेंट जो है वो भी चल रहे थे, ठीक है। और जो किसान सभा थी, मतलब अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग किसान सभा बनाए जा रहे थे और लोगों को जो है अकोमोडेट कर रहे थे ताकि सब लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया आने के बाद सारे पीजेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि इसके साथ साथ कुछ जमींदार भी जो इसको ज्वाइन करने लग गए थे, जैसे कि राजा ऑफ दरभंगा। देखिए राजा किसको यहाँ पे बताया जा रहा है? रूलर को नहीं बताया जा रहा है। वहाँ पर जो जमींदार होते थे ना उनको राजास कहा जाता था, ठीक है। उनका खुद का एक लैंड होता था, इसलिए उनको राजा कहा जाता था। और राजा और दरभंगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है सपोर्ट करते हैं, भले ही वो जमींदार थे लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जमींदार रहेंगे जो लोग
पीजेंट्स को, क्योंकि पीजेंट्स अल्टीमेटली उनके खुद के भाई है, उनके खुद के जो है इंडियंस है, तो उनके साथ वो जो है वो खड़े होते हैं, ठीक है। और ज़मींदारी सिस्टम जैसे कि आपको पता है 1793 से शुरू हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट की सिस्टम इंट्रोडक्शन होने के बाद। तो उनको दो दो लड़ाई तो लड़नी पड़ रही थी, क्योंकि ज़मींदार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है तेभागा। एक होता है तेभागा मूवमेंट, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक होता है पुन्नप्रा वयलार, और एक वर्ल्डली आदिवासी का जो मूवमेंट से। उसके बाद आपको देखने को मिलता है इंडिपेंडेंस के करीबन उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना पीजेंट्स जो लड़ रहे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट, ठीक है। वो एक अलग लड़ाई है, वो भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किसान जो है अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सभा बना रहे हैं, और जो है पीजेंट की डिमांड को जो है आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइंग है, लेकिन ये ट्रूथ है उस टाइम का। तो स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे कि ज़मींदार जो थे, मतलब जो वेल्दी ज़मींदार थे, वो कांग्रेस के साथ मिले हुए थे, ठीक है। कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो गई थी, तो उसके बाद जो है कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि पीजेंट्स का मूवमेंट जो था वो कांग्रेस के, मतलब पीजेंट्स का मूवमेंट जो था वो ज़मींदार के अगेंस्ट था। इसलिए कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स की जो डिमांड है वो कांग्रेस मैन जो है फुलफिल नहीं कर रहे थे। मतलब इनिशियल ईयर्स में कांग्रेस जो है वो पीजेंट प्रो नहीं थी, प्रो पीजेंट्स नहीं थी, वो प्रो ज़मींदार थी, ठीक है। और मतलब जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी पीजेंट्स को, उसको कोई भी टैकल करने के लिए कोई भी तरीके का लॉस जो है वो कांग्रेस जो है डिमांड नहीं कर रही थी। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई किसको, पीजेंट्स को। लेकिन जब आपको देखने को मिलता है गांधी जी जब आए और उन्होंने जो सबसे पहले जो मूवमेंट लॉन्च किया चंपारण में 1916 में, उसके बाद खेड़ा में, तो दोनों भी जो थे प्रो पीजेंट मूवमेंट थे, और उससे कहीं ना कहीं पीजेंट जो है फिर इंटीग्रेट होते हैं कांग्रेस के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1922 के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे जो होता है स्वामी विद्यानंद बोलते हैं कि ज़मींदारी को अब एबॉलिश करो। और बाबा रामचंद्र बताते हैं, मतलब बाबा रामचंद्र जो है इंस्पायर्ड हुए थे किससे, लेनिन से। लेनिन उस टाइम पे आपको पता है कि रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे, और रशिया रिवॉल्यूशन के बाद मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी थी, सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट बनी थी, तो वहाँ पर जो है कम, मतलब जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है, और बाकी जगह नहीं थी। तो इसलिए कहीं न कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है कहीं न कहीं जो है उनकी डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो है उस टाइम पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी मतलब चाहती थी कि जिस तरीके से लेनिन का वहाँ पर सिस्टम हो रहा है, पीजेंट्स को प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, वैसा सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए। और उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस थी वो प्रोविंशियली डिवाइडेड थी, जैसे कि बंगाल में, बिहार में और यूपी में। तो बंगाल में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पर जो है कांग्रेस मैन बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे किसी भी तरीके का राइट्स टू दी पीजेंट्स। क्यों नहीं देना चाहते थे? बिकॉज वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक तरीके का जो एक मूवमेंट चल रहा था, वो मूवमेंट जो चल रहा था वो जिसमें ज़मींदार का जो है हाथ था, ठीक है। ज़मींदार उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि अगर ज़मींदार के हम खिलाफ जाएंगे तो फिर ज़मींदार हमारे से अपोज हो जाएंगे। लेकिन हमको देखने को मिलता है कि जो यूपी है, यूपी के अंदर जो कांग्रेस है वो थोड़ा-सा जो है कहीं न कहीं जो काम करती है किसके लिए, पीजेंट के लिए काम वहाँ पर करती है। और वहाँ पर जो है किसान संघ का फॉर्मेशन होता है, जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करके फाइनली एक बिल पास करवाती है, जिसको हम कहते हैं टेनेंसी अमेंडमेंट बिल, ठीक है। टेनेंसी अमेंडमेंट बिल पास करवाती है, और इस बिल के अंदर जो है मतलब जैसे कि डिस्कस किया जाता है कि जो टैक्स है उसको थोड़ा-सा रिड्यूस करो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ये थी यहाँ पर कि मतलब ब्रिटिशर्स ने, मतलब कांग्रेस जो है बताती थी बार बार कि हम भले ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, लेकिन हम जमींदार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जमींदार जो है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो है जमींदार को अटैक मत कीजिए। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि एनजी रंगा द्वारा जो है फर्स्ट रायत एसोसिएशन बनती है 1923 में गंतूर में, ठीक है। तो ये फर्स्ट रायत एसोसिएशन थी। देखिए रायत क्या होते हैं आपको पता है, एक जो फार्मर होता है, फार्मर के अंदर जो है बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जो बनता है इसे हम कहते हैं रायत सिस्टम, जिसकी रायत वाली सिस्टम जो है फॉर्म होता है। मतलब देखिए, एक जो है क्या कहते हैं, जो फार्मर है, ठीक है, जो जिसके पास लैंड है वो खुद के लैंड पे काम नहीं करता, वो रायत्स को अपॉइंट कर लेता है, और रायत्स जो है उसके लैंड पे काम करते हैं। और वो रायत्स जो है वो क्या करते हैं, रायत्स जो है उसको कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, और फिर वो जो रेंट है वो ब्रिटिशर्स को पे करता है वो फार्मर। उसके अलावा जो रायत्स है, कभी कभी अगर थोड़े से वो वेल्दी हो गए, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो गया, तो वो उसके अंदर अंडर रायत को रख लेते हैं। तो अंडर रायत क्या करते हैं, अंडर रायत जो है उनको टैक्स पे करते हैं, और फिर वो टैक्स जो है वो ये भी काम नहीं करते, सिर्फ अंडर राइट्स को काम करवाते हैं। और ये जो है वो किनको पे करते हैं, फार्मर्स को पे करते हैं जिनके पास लैंड है।
तो इस तरीके का सिस्टम जो है रयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के बाद जो है ये इमर्ज होकर आता है। हमको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने 2 बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट जो है लॉन्च किए थे, जिसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, तब जो है पीजेंट्स ने भी जो है भागीदारी निभाई अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि पहले तो जो है कांग्रेस उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो फ्रीडम मूवमेंट से बहुत अलग थे। लेकिन जब कांग्रेस उनकी डिमांड्स को अकोमोडेट करने लग गई गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, तब जाके उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अपना जो है भागीदारी उन्होंने निभाई। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, बारडोली सत्याग्रह 1925 के अंदर, जिसके अंदर जो है गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बारडोली एक जो है ना छोटी सी तालुका है, मतलब गुजरात के अंदर, ठीक है, छोटा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, तो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो। तो वहाँ पर है ना फ्लड आ जाता है, ठीक है, फैमिन आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से क्रॉप जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए अब फार्मर्स जो है जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा उसको बेच कर ही तो क्या कहते हैं फाइनेंशियल, मतलब उनको बेचने के बाद ही तो ब्रिटिशर्स को पैसा देंगे, लेकिन जब उनके पास क्रॉप ही नहीं रहेगा तो वो कैसे देंगे। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि 30% टैक्स उस साल बढ़ा देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो है ना गांधी जी और बहुत सारे जो है लीडर्स जो है वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि पिटीशन भेजते हैं लिख लिख कर, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम मानेंगे नहीं बात। और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि अगर वो लोग टैक्स पे कर देंगे तो उनको स्टारवेशन फेस करना पड़ेगा, मतलब उनको उनको भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है बेसिकली उस टाइम पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ-साथ जो है गांधी जी साथ में आते हैं, और वहाँ पर वो लोग बहुत एक अच्छी तरीके का स्ट्रगल बनाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रगल कैसा बनाते हैं, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आपको क्या करना है, फार्मर्स को समझाते हैं कि आपको नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। आपको ब्रिटिशर्स कितना भी उकसाए, आपको जो है नॉन वायलेंट रहना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो क्या बोलते हैं कि हम उनको रीअश्योर करवाते हैं कि नहीं, स्ट्रगल जो है ना हम करेंगे आपके लिए, और ये स्ट्रगल आपका जो है हम आपको आपके हक दिला के रहेंगे, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और आपका जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो बोल देते हैं उनको कि आप लोग है ना कोई भी टैक्स मत पे करना, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा तो कोई भी इंसान जो है पूरे के पूरे जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अब गवर्नमेंट इतनी जल्दी थोड़ा ना मान जाएगी, तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो ना, तो ज़बरदस्ती पूरा प्रॉपर्टी, पूरा कैटल, यानी पूरा जितना भी उनके पास गाय भैंस जो भी बैल वगैरह जो थे, जिनसे वो चरवाहा जो लोग चराते थे और जो भी जो करते थे, वो सब उनसे जो है क्या कहते हैं छीन लिया गया, प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनसे जो है पूरा जो है घर जब्त कर लिया और उनके घर को ऑक्शन करना शुरू कर दिया, मतलब बेचने के लिए शुरू कर दिया। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्या होता है कि जब उन्होंने ऑक्शन शुरू करा तो कोई भी इंसान खरीदने नहीं आया, पूरे बारडोली से कोई खरीदने नहीं आया, क्योंकि मूवमेंट स्प्रेड हो गया, तो सबको मालूम था कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान जो है खरीदने इस पे नहीं आया। और कुछ ऑफिसर्स थे जैसे कि ब्रिटिशर्स के, वो खरीदने आ रहे थे, तो क्या करा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कुछ वॉलंटियर्स को खड़ा कर दिया, ठीक है। और वो छुपके से क्या करते थे, आवाज़ निकालते थे, जैसे जो भी कोई खरीदने आया तो वो जो है ना क्या कहते हैं आवाज़ निकालते थे कुछ कुछ तरीके की, जिससे डर के वो वॉलंटियर्स भाग जाते थे, ठीक है, और फिर वापस फार्मर जाके छुप जाते थे। तो इससे जो है ना क्या कहते हैं ऑफिसर्स परेशान हो गए, मतलब उन्होंने जब्त तो कर लिया, लेकिन अब वो करेंगे क्या, वो घर में जाकर रह तो नहीं सकते। वो चाहते थे कि ऑक्शन करके हमें पैसे मिल जाए, लेकिन उनको कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे चलेगा। तो करीबन करीबन 3 साल लगे, लेकिन 1928 में फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, बारडोली सत्याग्रह का। और फाइनली एक मूवमेंट जो है जिसके अंदर फाइनली बॉम्बे गवर्नमेंट का एक पारसी मेंबर एक तरीके का एग्रीमेंट बनाता है, और उसमें जो है गवर्नमेंट ने जितना भी लैंड जब्त किया था वो ज़बरदस्ती वो सब वापस कर देती है। और साथ साथ जो उस साल का जो 30% इंक्रीज करने का जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था उसको भी कैंसिल कर देती है। तो हमको समझ में आता है कि इस तरीके से जो है मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है मूवमेंट किया, और उसके बाद जाके जो है हमें जीत मिलती है। फाइनली क्या होता है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस करीब आने लग जाती है, मूवमेंट्स और ज़्यादा यूनिफाई होने लग जाते हैं, आपको पता है। तो जैसे कि पहले अलग अलग किसान सभा हुआ करती थी, जैसे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने आपको बताया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग जगह की किसान सभा का फॉर्मेशन हो रहा था। फाइनली ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होता है जब लखनऊ का सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अप्रैल 1936 में। और जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, जो कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के भी फाउंडर थे, उनको जो है उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो हमको देखने को मिलता है कि मतलब अब देखिए यूनिटी इज पावर। अब पहले अलग अलग किसान सभा अलग अलग रिवॉल्ट कर रही थी, अब पूरी किसान सभा एक साथ आके ऑल इंडिया किसान सभा के अंदर जो है रिवॉल्ट करेगी, तो ब्रिटिशर्स का इफेक्ट तो पड़ेगा।
तो इसलिए जो है कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स को अफ़ेक्ट पड़ता है। और हमको देखने को मिलता है जब ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म होने को आता है 1946 के टाइम पे, तब एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट लॉन्च होता है जिसको हम कहते हैं तेभागा मूवमेंट इन बंगाल। उसके बारे में हम समझेंगे। और एक मूवमेंट था तेलंगाना मूवमेंट इन आंध्रा। वो तो ख़ैर इंडिपेंडेंस के बाद होता है, वो हम समझेंगे कैसे। दोनों मूवमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए तेभागा मूवमेंट जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा फाउंड किया जाता है। 1946 में शुरुआत होती है बंगाल में, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता रहता है कि जो पीजेंट्स होते हैं वहाँ पर उनको ये सिस्टम होता है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसका आधा हिस्सा आपको जो है ना गवर्नमेंट को दे देने का है, ठीक है। तो अब पीजेंट्स जो है बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोग आधा हिस्सा वो लोग दे देंगे तो सोचिए वो खाएंगे क्या पियेंगे क्या। तो करीबन करीबन उनको पूरा आधा हिस्सा जो है वो उनको दे देने का है। तो इसलिए वो जो जो है इसके अपोज करते हैं और तेभागा मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तेभागा मतलब आप 3 हिस्से कर लो, ठीक है, 3 हिस्से आप कर लो, एक हिस्सा आप ले लो और एक हिस्सा जो है हमको दे दो, ठीक है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए वो बांटने की कोशिश करते हैं ना, एटलीस्ट आप 1/3 तो हमको, मतलब 1/3 जो है क्या कहते हैं ले लो और 2/3 हमको दे दो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे जो है ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं और फिर भी उनको जो है क्या कहते हैं रिवॉल्ट करना पड़ता है। और फाइनली ये रिवॉल्ट जो है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पर आपको पता है कि अलग-अलग मिनिस्ट्री बन चुकी थी जब तक के 1946 आने तक के। एक मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री अलग बन चुकी थी और कांग्रेस की मिनिस्ट्री अलग बन चुकी थी। तो मुस्लिम लीग की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने क्या करते हैं कि बरगदर एक्ट भी लॉन्च किया। बरगदर एक्ट भी लॉन्च किया और उसमें फाइनली उन्होंने जो है मतलब ये जो मतलब उन्होंने जो है बोला कि नहीं, हम जो है क्या कहते हैं ये जो डिमांड कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना उस टाइम पे प्रोविंशियल इलेक्शन से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब बन चुकी थी, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने जो है गवर्नमेंट्स को, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनको राइट दे दिया था कि आप खुद के इलेक्शन जो है लड़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बन चुकी थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के हाथ में था फाइनल लॉ पास करना। तो भले ही मुस्लिम लीग ने जो है एक लॉ पास कर दिया था बरगदर एक्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, ठीक है। और इसलिए जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के बताते भी है कि फार्मर्स ने इतने साल वेट किया लेकिन बिल आने के बावजूद जो है फिर भी जो है कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगह पे तेभागा मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते जाता है। फार्मर्स कहते हैं कि हम लोग हमारी ज़िंदगी दे देंगे लेकिन हम है ना क्रॉप नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग है ना बहुत ज़्यादा लड़ते हैं लेकिन पुलिस उनको टॉर्चर करती है, पुलिस उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, उन्हें मारती है, लाठी चार्ज करती है। और साथ साथ जो है बहुत सारी जगह पे वो आपको देखने को मिलता है कि 1947 के अंदर तक के आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो है एट्रोसिटी के शिकार हो जाते हैं। पुलिस उनको जो है मार देती है, पुलिस कस्टडी में मार देती है, इनफैक्ट वुमेन को भी वो जो है नहीं छोड़ती। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि तेलंगाना मूवमेंट एक आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ये तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने जो है प्रिंसली स्टेट्स को कहा था कि आपके हाथ में है कि आपको जो है इंडियन स्टेट ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो जो हैदराबाद का निज़ाम था, देखिए हैदराबाद उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, आपने इंडियन मैप पे देखा होगा। करीबन करीबन इतना बड़ा था कि उसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी आता था, उसमें तेलंगाना का भी हिस्सा आता था, उसमें पार्ट्स ऑफ कर्नाटक भी आता था। तो बेसिकली वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि हैदराबाद स्टेट इतना बड़ा था, उसका जो राजा था मतलब उसको हम कहते थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है ना अपना पॉलिटिक्स पावर जो है ना देना नहीं चाहता था। आपको पता होगा कि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है साइन नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे लोगों को फोर्स करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करवा लिया था, जैसे कि अलग अलग आप राजाओं को देख लो, लेकिन उन्होंने जो है साइन नहीं किया था। तेलंगाना के जो निज़ाम थे उन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं करूँगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि 1946 से 1951 के बीच में, मतलब आज़ादी उस टाइम पे हमको इंडिया को मिल जाती है लेकिन प्रिंसली स्टेट जो हैदराबाद है वो हमारे इंडियन यूनियन के अंदर नहीं आता है। तो उस टाइम पे जो क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक मूवमेंट लॉन्च करती है जिसमें तेलंगाना के अंदर जो है मूवमेंट भी कहा जाता है उसको। क्यों लॉन्च करती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो कंडीशन थी जहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, उस कंडीशंस के अगेंस्ट जो है वहाँ के पीजेंट्स रिवॉल्ट करते हैं और साथ-साथ वहाँ के जो निज़ाम है उसके अगेंस्ट भी रिवॉल्ट करते हैं। लेकिन फिर भी निज़ाम जो है मैंने आपको आपने जो है 12th क्लास में पढ़ा होगा, निज़ाम उनको सप्रेस करने के लिए खुद की आर्मी भेजता है। बहुत सारे तरीके से उनको जो है मारा जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। फाइनली जो है इंडियन आर्मी को भेजा जाता है और फाइनली निज़ाम को हरा दिया जाता है, उसके जो फोर्सेस हैं उसको हरा दिया जाता है और फाइनली हैदराबाद भी जो है हम इंडिया में जो है मर्ज किया जाता है। और फिर ऑफ कोर्स ये बात है कि जब इंडिया में मर्ज कर लिया गया तो फाइनली फिर ब्रिटिशर्स मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने
ज़मींदारी एक्ट को भी बैन कर दिया था। ज़मींदारी जो है इंडिया में पोस्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ तब हमने जो है ज़मींदारी को बैन कर दिया था। यहाँ तक फिर हमने बहुत सारे मूवमेंट्स भी लेकर आए थे, लैंड सीडिंग मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स हम लेकर आए थे जो कई कई पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। तो इस चैप्टर की समरी पे हम आ चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग दी तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, और बेसिकली हमने दो मूवमेंट्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में और एक हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, दोनों मूवमेंट्स हमने समझे कि दोनों मूवमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस थे, दोनों की प्रॉब्लम्स किस तरीके से डिफरेंट थी, और दोनों को जो है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, और दोनों का क्या इंपॉर्टेंस था इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये सब समझने के बाद हम आ चुके हैं हमारी समरी ऑफ इंडिया पे, समरी पे आ चुके हैं इस चैप्टर की। अब हमको समझना है कि पीजेंट क्यों लड़ रहे थे। एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पीजेंट लड़ रहे थे बिकॉज वहाँ पर रेंट उनको बढ़ा दिया जा रहा था क्रॉप्स के ऊपर, और उसकी प्रैक्टिसेस भी बहुत करप्ट थी। मतलब उनको जो है ना, आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे उनके पीजेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया जाता था कि कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट से 4 गुना ज़्यादा तो इंटरेस्ट उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता था। ठीक है, उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का मेथड, अगर उनको रेवेन्यू वो लोग नहीं दे रहे तो उनको वायलेंटली उनसे कलेक्ट किया जाता था। तो इसलिए जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है पीजेंट फेस कर रहे थे। और बात करते हैं ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल्स भी ऑफ कोर्स ही बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बिकॉज उन लोगों को जो है अपने खुद के लैंड से ही बाहर निकाल दिया जा रहा था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि पीजेंट और ट्राइबल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और नेशनलिज्म का ग्रोथ भी जो है इसके साथ होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब सप्रेस थी, ऑप्रेस थी बाय द ब्रिटिशर्स, और वो लोग जब साथ में आते हैं और रिवॉल्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है वो भी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया वाली बुक से, ठीक है, या फिर बंदोपाध्याय की बुक से। अलग अलग बुक से आप पढ़ सकते हो, या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप पढ़ लीजिए बिपिन चंद्र द्वारा। तो अलग अलग बुक्स आप रेफर कर सकते हो। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 15 होने वाला है, मतलब चैप्टर नंबर 2 होगा वो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कर्स एंड वुमेन मूवमेंट्स के बारे में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।